हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले हम क्लास 11th की जो फर्स्ट यूनिट थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि सब बायो स्टूडेंट का सबसे फेवरेट पोर्शन होता है, उसे हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो उसमें से हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में हमको 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एंड लास्ट है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हम उनको देखेंगे। फिर देखेंगे इनका मैकेनिज्म क्या है कि ब्रीथिंग का किस मैकेनिज्म से ये काम करता है। फिर देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, किस तरीके से जो है हमारी O2 जो है अंदर जाती है हमारे और CO2 बाहर आती है, इनका एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पूरी वर्ल्ड बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है गैसेस जो है हमारी ट्रांसफर हो रही है। फिर देखेंगे कि इनका रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है ना, कि ना ये अपने आप तो नहीं हो रही, कि इनके कुछ पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना जो इनको रेगुलेट करता होगा। तो फिर वो देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हमारा होगा डिसऑर्डर, जिसमें हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सबसे पहले हमको देखना है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग चीज़ें होती है। कैसे? ब्रीथिंग जो होती है वो होती है हमारी एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स। यानी कि O2 और CO2 का सिर्फ एक्सचेंज होना एटमॉस्फेयर से और बाय द सेल से, यानी कि हमारा सांस लेना, यानी कि O2 को लेना और CO2 छोड़ना, सिर्फ इतना सा जो प्रोसेस होता है ये हमारा ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब है O2 इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मोलिक्यूल टू गिल्ड द एनर्जी। यानी कि जो हमने O2 जो हमने ब्रीथिंग के टाइम भी ली थी, उस O2 का यूज़ करेंगे किसके लिए? ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। और उस तोड़ के हम उससे क्या निकालते हैं? फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा एनर्जी, जो हमको निकालनी होती है। ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है? सिंपली जो हमारा O2 और CO2 को जो हमारा लेना और छोड़ना, यही हमारा ब्रीथिंग होता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? उस O2 को अंदर जाके जब रिएक्शन होती है वो पूरी, वो हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारे स्पॉन्जेस में, कॉलिनटेटार्स में, फ्लैट वॉर्म्स में होता है। मोस्ट क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ वॉर्म में। ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं हमारे इंसेक्ट्स के अंदर। लंग्स होते हैं हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर जो हमारे लंग्स प्रेजेंट होंगे। गिल्स हमको फिशेज और मोलस्कास में देखने को मिलेगा। और PCB जो कि फ्रॉग में देखने का। ये PCB क्या है? PC यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेटरी, और हमारा क्यूटेनस रेस्पिरेटरी, और हमारा ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी, यानी कि पल्मोनरी से भी करती है, क्यूटेनस यानी कि स्किन से भी करते हैं ये रेस्पिरेशन, और ब्रोंकलाइज भी इनके प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 तरीके से फ्रॉग हमारे करते हैं। परपोडिया जो कि हमारे नीडिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और बुक लंग जो कि हमारे स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी जो हमारा पाथवे है, सबसे पहले हम ह्यूमन का ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे रेस्पिरेशन। तो हम देख लेते हैं आखिर रेस्पिरेशन का जो पाथवे है वो होता कैसा है। तो सबसे पहले जो नॉस्ट्रिल होता है, नसल चैम्बर में जाता है वो। ठीक है। नॉस्ट्रिल से हमारी जो एयर है नसल चैम्बर में जाती है, फिर फिनरिक्स में जाती है। फिनरिक्स क्या होता है? हमारा कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए एक कॉमन जो पैसेज होता है वो हमारा फिनरिक्स होती है। फिर वहाँ से क्या होती है? हमारी ट्रेकिया में जाती है। फिर जो मिड थोरेसिक कैविटी होती है, जो कि हमारी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है हमारी, वहाँ से जो है डिवाइड हो जाती है, जो कि हमारे जो लंग्स के अंदर कवर्ड होती है। 2 लंग्स बन जाते हैं हमारे, राइट और लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट में जो हमारी होती है वो होती है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी कि इस तरफ भी प्राइमरी ब्रोंकाई और इधर भी हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर वो आगे जाके और डिवाइड हो जाती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर हमारी एल्वेलाई हो जाती है। एल्वेलाई क्या होती है? हमारी बहुत ही थिन होती है, उसकी जो वॉल होती है बहुत थिन होती है। इर्रेगुलर वॉल होती है उनकी, और वेस्कुलर बैग होती है, यानी कि एक बैग की तरह होती है जहाँ पर हमारा एक्चुअल जो एक्सचेंज होता है हमारा गैसेस का, वही से होता है। ठीक है। तो अगर हम लंग की बात करें तो हमारे लंग में क्या क्या होगा? ब्रोंकाई होंगी, ब्रोंकलेस होंगी, और एल्वेलाइज होंगी। इन सबको मिला के हमारा एक पूरा लंग बन जाता है। ठीक है। अब लंग की बात करें, जो लंग जो होता है वो हमारा कैसा होता है? कवर्ड होता है डबल लेयर से। एक लेयर से जो कवर्ड होता है उसको हम कहते हैं प्लूरा, और उनके बीच के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं।
ठीक है, जो कि क्या करता है रिड्यूस, जो क्या करता है कम करता है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस के अंदर क्या करता है फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करने का काम करता है। आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो थोरेसिक लाइनिंग के साथ होता है, और जो अंदर की जो इनर जो होती है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन जिसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो हमारी लंग की सरफेस के साथ होता है। ठीक है, लंग जो होता है वो हमारा एनाटोमिकली कैसा है, एयर टाइट चैम्बर होता है। लंग को हम एनाटोमिकली क्या कह सकते हैं, एयर टाइट चैम्बर ही हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा पाथवे था। इस पाथवे से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले जो है हमारी एयर नॉस्ट्रिल से नसल चैम्बर, फिर फिनरिक्स ट्रेकिया, तो हमको ये पाथवे अच्छे से ध्यान में रखना है। सेकेंड टॉपिक आ जाता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हम ऑर्गन्स के बारे में देख चुके हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और पाथवे हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो होता है वो हमारा दो मैकेनिज्म पे काम करता है, एक होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इन करना यानी कि एयर को अंदर की तरफ लेना, और एक्सपिरेशन यानी कि एग्जिट करना यानी कि जो हमारे एयर को बाहर एग्जिट करना। ओके, इंस्पिरेशन के टाइम में क्या होगा कि जो लंग में जो प्रेशर होगा वो हमारा कम होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर की तरफ कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से जो चीज़ें किधर की तरफ मूव करेगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, तो हमारी एयर क्या होगी, हमारी अंदर आ जाएगी, यानी कि हम अंदर इनहेल कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के अंदर ज़्यादा होगा देन एटमॉस्फेरिक, यानी कि अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर कम होगा, तो वापस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगी, यानी कि अंदर से एयर हमारी बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपिरेशन हो जाएगा। ओके, इंस्पिरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंस्पिरेशन जो होता है इनिशिएट होती कैसे होती, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जो हमारे डायफ्राम होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है सबसे पहले। वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ताकि उसमें एयर अंदर आए और वो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारी जो रिब्स होती है उसको हम ऊपर की तरफ पुल करते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं और पल्मोनरी वॉल्यूम जो है हमारा उस वक्त बढ़ जाएगा, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, क्योंकि कम होगा तभी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करनी है हमारे को। तो आउटसाइड से एयर जो है मूव कर जाएगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ये हमारा इंस्पिरेशन हो जाएगा। यही अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो उस वक्त में क्या होगा, इंस्पिरेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था डायफ्राम का, एक्सपिरेशन के अंदर रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं हमारे डायफ्राम। फिर क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल जो होगी हमारी अंदर की तरफ होगी, और जो कि क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो है हमारा कम हो जाएगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट टू इंस्पिरेशन हमारे एक्सपिरेशन वाली चीज़ होगी। और क्या होगा, लंग्स जो है लंग से मूव कर जाएगी हमारी एयर, बाहर की तरफ हमारी मूव कर जाएगी। ओके, अब यहाँ एक चीज़ आती है जिससे बहुत क्वेश्चन आता है, वो है हमारा ये हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ। एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो कितना ब्रीथ कर सकता है, तो 12 to 16 टाइम पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो 12 से 16 टाइम जो है वो ब्रीथ कर सकता है। ठीक है, एक मेजरमेंट करने के लिए एक जो डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर, जो कि यूज़ दिस वी कैन एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, यानी कि हमारी ब्रीथिंग में कितनी एयर जो है हमारी इन्वॉल्व थी उसको मेज़र कर सकते हैं। हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं स्पाइनोमीटर, तो हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, और इससे क्वेश्चन आते ही आता है। मतलब इसके मान के चलो, इससे इसकी जो हर एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ हमको वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन जो हम रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, कि हम इंस्पायर करते हैं एयर को और एक्सपायर करते हैं नॉर्मली, सिर्फ नॉर्मली, कोई फोर्सफुली नहीं, कोई आराम से नहीं, जो हम एकदम नॉर्मली जो होता है वो हमको करना है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि अप्रोक्स कितना होता है 500 ml का होता है। और एक हेल्दी मैन जो इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है अप्रोक्स कितना, वो 6000 से लेकर हमारा 8000 ml पर मिनट जो है वो हमारा एक्सपायर और इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, सिंपली याद रखना है कि वो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की बात करिए तो यह वॉल्यूम है एयर का वॉल्यूम। फिर आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन यानी कि इंस्पिरेशन जिसमें हम करते हैं, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर फोर्सफुली, यानी कि हम फोर्सफुली कितना ज़्यादा हम दम लगा के कितना एडिशन एयर जो वॉल्यूम का हम ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, वो कहलाती है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वैसे ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसका अपोजिट हो जाएगा कि
एडिशन वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो हम एक्सपायर कर सके फोर्सफुली, यानी कि हम कितना दम लगा के हम कितना जो वॉल्यूम है एयर का वो हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो हमारी 2500 से 3000 ml तक की होती है एवरेज, और हमारी एक्सपिरेटरी जो होती है वो हमारी 1000 से 1100 ml तक की होती है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जिसमें नॉर्मल होगा, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसमें हमारा क्या होगा, फोर्सफुली हम इंस्पिरेशन और फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे, वो हमारा हो जाएगा। ओके, फिर फोर्थ आता है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी की बात कराइए, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है ना। कैपेसिटी यानी कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि जब हमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, बाहर निकाल दी एयर को, इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम हमारी जो करने की जो क्षमता है वही हमारी क्या कहलाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। किसके बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन करना है, फोर्सफुली नहीं करना, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना हमारी कैपेसिटी है वो हमारी कैपेसिटी क्या कहलाती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये किससे मिलकर बनी होगी, टाइडल वॉल्यूम और हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलकर बनी होगी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो वही हमारा आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी कि हमने सांस नॉर्मली ले ली है, इसके बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम एक्सपायर कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी हमारी क्या कहलाएगी, एक्सपिरेटरी जो है कैपेसिटी कहलाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट आता था हमारा फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है हमारी, कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि हमने जो है एक्सपायर कर दिया। ठीक है, रेसिड्यूल का मतलब तो समझो, इसके नाम से समझ में आएगा, रेसिड्यूल यानी कि बचा हुआ, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह गई है अंदर, रिमेनिंग एयर जो रह गई है वो हमारी क्या कहलाती है, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन हमने किया, उसके बाद जो हमारे पास रह गई है एयर वो हमारी फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी कहलाएगी। और वाइटल कैपेसिटी क्या है, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, यानी कि हमने एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम जो है हम क्या कर सकते, ब्रीथ कर सकते, ले सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। ओके, फिर आता है हमारा लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, यानी कि फोर्सफुली हमने इंस्पिरेशन किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्युमुलेटेड हुई हमारी पूरी लंग के अंदर। ठीक है, पूरी लंग के अंदर जितनी हमारी वॉल्यूम हमारी एक्यूमुलेट हुई वो हमारी क्या कहलाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगी। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो अब हम हमारे मैकेनिज्म को पढ़ चुके हैं, हमारे 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा एक्सचेंज ऑफ केसेस, यानी कि अब हम देखेंगे कि आखिर एक्सचेंज होती कैसे, केसेस किस तरीके से O2 हमारी अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि CO2 हमारी अंदर क्यों नहीं आ रही और O2 बाहर क्यों नहीं जा रही, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो उसको समझने पहले हमको एक टेबल समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टेबल को समझ लिया मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का। सबसे पहले गैस दी हुई हमको O2 और CO2, ठीक है, ऑक्सीजन और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर इन सब का क्या दिया हुआ है, हमको प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर दिया हुआ है, एल्वेलाई के अंदर प्रेशर दिया हुआ है, डीऑक्सीजनेट जो हमारा ब्लड होता है उसमें दिया हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिया हुआ है और टिश्यू में दिया हुआ है। अब इनका सबसे पहले हम प्रेशर देख लेते हैं। O2 के अंदर जो दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक यानी कि बाहर एयर के अंदर कितना है हमारा 159 है, और CO2 कितना है 0.3 है। एल्वेलाई की बात करें तो 104 है और CO2 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करें तो 40 है और इसमें 45, और ऑक्सीजनेट में 95 40, और हमारा टिश्यू के अंदर 40 और 45 है। ठीक है, इसको सबसे पहले लर्न करने के लिए एक ट्रिक हमको याद रखनी है। सबसे पहले हमको 159 और 103 तो हमको याद करना ही है। फिर 104 के बाद क्या करना है 40 40 40, इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में हमको 40 40 लिखना है। ठीक है, फिर 40 40 लिखने के बाद 45 45 और एक 95। तो इस तरीके से आपको एक कुछ ना अपने हिसाब से आपको एक पैटर्न बना के इसको याद करना है। ठीक है, अब इससे क्या है उसको समझते हैं, ये सब क्या है टेबल का मतलब अभी समझ में आएगा। देखो, हमने पढ़ा है कि हमारी जो चीज़ें यहाँ मूव करेगी वो कैसे करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन है और जिधर भी लो कंसंट्रेशन है तो चीज़ें जो हाई कंसंट्रेशन से अपने आप ही लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। ओके, तो अब ये हमारा एटमॉस्फेयर है
और ये हमारी एक एल्वेलाई है मानो, और ये हमारा जो है हमारा अंदर का ब्लड है, और ये हमारी एक टिश्यू है। ठीक है, अब हमको ट्रांसपोर्ट कराना है, एक्सचेंज कराते हैं हम गैसेस का। तो एटमॉस्फेयर में अब हम देखिए तो हमने देखा था एटमॉस्फेयर में हमारा O2 जो होता है 159 होता है, और हमारे एल्वेलाई के अंदर जो O2 होता है वो 104 होता है। तो आप बताइए किधर जो है हमारा कंसनट्रेशन हाई है? हमारा ऑब्वियसली हमारा एटमॉस्फेयर में जो O2 का जो है प्रेशर जो हमारा क्या है वो हाई है, 159 है। तो O2 किधर मूव करेगा? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर से O2 हमारी एल्वेलाई में आ जाएगी। ओके, अब CO2 जो होती है उसका जो एल्वेलाई के अंदर कितना होता है? एल्वेलाई के अंदर वो 40 होती है, और जो बाहर की तरफ कितना होता है? 0.3 होता है। तो अंदर की तरफ ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वापस से CO2 जो है हमारी वो क्या है? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन चली जाएगी, यानी कि CO2 बाहर चली जाएगी। ओके, ये तो हमने देख लिया एटमॉस्फेयर एल्वेलाई में कैसे होता है। अब देखते हैं एल्वेलाई और हमारे ब्लड में कैसे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है? हमारा 95 होता है, और एल्वेलाई में कितना था? 104 था, यानी कि एल्वेलाई में हमारा क्या है? O2 का कंसनट्रेशन जो है, प्रेशर जो है हमारा ज़्यादा है, और ब्लड के अंदर कम है। तो फिर वापस से हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, तो वापस O2 हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई। अब ब्लड से टिश्यू की बात करें तो ब्लड के अंदर होता है हमारा कितना? ब्लड में होता है हमारा 95, और टिश्यू में तो होता है हमारा सिर्फ 40 होता है। ठीक है, तो हमारी वापस से क्या होगा? ब्लड से हमारा किसकी तरफ चल जाएगा? टिश्यू, यानी कि हमारी ऑक्सीजन जो है अब टिश्यू में आ गई है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी टिश्यू तक ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन अब हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 जो होता है वो हमारा टिश्यू में कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेट जो 45 होता है, अब इसको जाना किसके पास? इसको जाना है हमारे एल्वेलाई के पास। 45 है टिश्यू में और 40 तो है हमारे किसमें? एल्वेलाई में। तो वापस से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो CO2 है हाई कंसनट्रेशन है 45 ही टिश्यू में, और एल्वेलाई में तो 40 है, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन चली जाएगी हमारी एल्वेलाई के अंदर, और वापस एल्वेलाई और एटमॉस्फेयर का कंसनट्रेशन देखेंगे तो बाहर की तरफ कम है, तो वापस वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वो बाहर चल जाएगी। तो यही पूरा वॉल प्रोसेस है हमारा। एक्सचेंज कैसी होती है? ये सब किसका कमाल है? हमारे प्रेशर का ही कमाल है कि जिधर ज़्यादा है और जिधर कम है, तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और हमें ये इसके जो है कितना होता है वो हमको याद रखना है। इससे फिर हम सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है हमारी एल्वेलाई जो की होती है वो बनी हुई होती है 3 मेम्ब्रेन, उसकी लेयर्स होती है, एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट। एपिथेलियम जो होती है वो हमारी थिन स्क्वायमस होती है, एंडोथेलियम एल्वेलर कैपिलरीज होती है, और बेसमेंट जो होती है वो हमारी थिन होती है और सपोर्टिंग द स्क्वायमस एपिथेलियम को जो सपोर्ट करने का काम करती है। तो टोटल जो थिकनेस होती है एल्वेलाई की वो हमारी कितनी हो जाती है? लेस देन 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी थिकनेस होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक्सचेंज समझ लिया, अब हमें ट्रांसपोर्ट कराना कैसे इसका। ठीक है, कैसे होती, किस मैकेनिज्म से हो रहा था वो तो हमने समझ लिया, किस तरीके से हो रही थी वो भी हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये किसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होगी ये गैसेस, है ना। तो हमारी होती है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू जो है हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, और ब्लड में हमारा क्या है? O2 है और CO2। ठीक है, तो O2 से जो होता है, जो ऑक्सीजन जो होती है हमारी, है ना, O2 CO2 को हमको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो O2 जो होती है वो 97% RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, बची हुई 3% वो प्लाज्मा के थ्रू जो है हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। यही CO2 की बात करें तो 70% जो होती है वो हमारी बायोकार्बोनेट के द्वारा होती है, और 20 से लेकर 25% जो होती है वो हमारी RBC से होती है, और 7% जो होती है वो हमारी प्लाज्मा से हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिर देखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा जो 97% जो कि हमारे RBC से हो रही थी, उसमें क्या होता है कि RBC जो होती है उसके अंदर क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, जो कि हमने सबने नाम सुना है हेमोग्लोबिन का नाम। इस हेमोग्लोबिन में क्या होता है? ईच हेमोग्लोबिन जो होती है वो एक तरीके की हमारी नाव की तरह है, और उस नाव एक ऐसी गाड़ी हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 4 सीटें हैं। ठीक है, 4 सीटें हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते। जो 4 लोग हमको किसको बिठाना? ऑक्सीजन को बिठाना ऑब्वियसली। तो ईच हीमोग्लोबिन जो होती है हमारी बाइंड करती है विद 4 मोलिक्यूल ऑफ O2, 4 मोलिक्यूल ऑफ O2 के साथ बाइंड करती है, और उनको क्या करती है? ट्रांसफर करती है। वो एक तरीके की गाड़ी है, हमारी हीमोग्लोबिन की एक गाड़ी है। ठीक है, अब इस वक्त पे हमको कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे, जैसे
उसमें इंटरफेयर करेंगे, जैसे कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर CO2 का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये चीज़ें जो है उसको इंटरफेयर करेगी। किस तरीके से वो देखते हैं हम। फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए होगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब इसके फॉर्मेशन के लिए हमको क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, एल्वेलाई के अंदर, जो हमारी एल्वेलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बाकी CO2 कम होनी चाहिए, H+ आयंस भी कम होने चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। और टिश्यू के अंदर, यही टिश्यू के अंदर हम बात करेंगे तो हमारी क्या होगी, एल्वेलाई में जब ज़्यादा होगा O2 तो हमारी किससे जुड़ जाएगी, वो हमारे ब्लड में जुड़ जाएगी और वो क्या बन लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन लेगी। और यही अगर हमारी टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में हमें उसको छोड़ के आना है ना, टिश्यू में उसको टिश्यू तक पहुंचाना है, यानी कि उस जगह पे हमको ऑक्सीजन को जो है हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन से अलग करना पड़ेगा, उस गाड़ी से उतारना तो पड़ेगा ना, उस गाड़ी में तो बिठा के नहीं रख सकते ऑक्सीजन को, है ना। तो वो तो सिर्फ गाड़ी थी हमारी, उसको पहुंचाना था टिश्यू तक, अब टिश्यू से वापस उतारना भी तो है, उस ऑक्सीजन अपनी जगह पर उतरेगा, है ना। तो उस उतरने वाली जगह पर हमको क्या चाहिए, जो PO2 जो होता है वो हमको कम चाहिए, और CO2 हमको उस वक्त ज़्यादा, और H+ ज़्यादा, और टेम्परेचर कम, टेम्परेचर भी ज़्यादा हमको चाहिए, ठीक है। तो जब जुड़ना होगा तब हमको O2 ज़्यादा चाहिए, बाकी सब कम चाहिए, और जब उसको उतरना होगा तब हमको क्या चाहिए, O2 कम चाहिए और बाकी सब हमको ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि O2 जो है गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स गेट, और फिर वापस डिसोसिएशन हो जाएगा हमारा टिश्यू में जाके, यानी कि वो एल्वेलाई में तो सबसे पहले वो गाड़ी में बैठेगा, हीमोग्लोबिन की गाड़ी में बैठेगा, और फिर वो हमारा जो है टिश्यू में जाके जो है वापस उसको ड्रॉप कर देगा, हीमोग्लोबिन से वापस ऑक्सीजन हमारे उतर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बाउंड भी करना है, जोड़ना भी, और फिर हमको डिसोशिएट भी करना है। ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हमें याद रखना है, वो है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, अगर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम ले तो उसके अंदर 5 ml ऑफ O2 जो है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 ml जो है हमारा ट्रांसफर करता है, तो 5 ml हमारा O2 जो है ट्रांसफर करता है। ओके, अब यहाँ एक तरीके का कर्व बनता है जिससे से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जो कि हमारा एक सिग्मॉइड कर्व होता है, जो कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है विद O2 के साथ, एक जो हमारा ग्राफ बनाया गया है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 के अगेंस्ट में इसको किया गया है। यूज़फुल इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स को जो स्टडी करने के लिए ये जो कर्व होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इस कर्व का जो है नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सिग्मॉइड कर्व। तो हमने हमारा ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट देख लिया, अब हम देख लेते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे O2 की जो हमारी कंडीशन थी इसकी अपोजिट होगी, यानी कि टिश्यू में हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, और O2 हमको क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा, और एल्वेलाई के अंदर हमको CO2 क्या होगी, कम चाहिए होगा, और O2 जो है हमको ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारा वापस हीमोग्लोबिन के साथ उससे जुड़ना होगा, और जुड़ के वही हीमोग्लोबिन पे बैठ के जो कि क्या बन जाएगी, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारा वापस एल्वेलाई तक पहुँचा देगी, और एल्वेलाई में जाके वापस उतारना होगा, और उतारने के बाद वो वापस हमारी बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और हमें यहाँ नोट पर याद करना है कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होगा, जो कि कितना CO2 जो हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा 4 ml, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है 5 ml, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारा 4 ml। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया, पाथवे पढ़ लिया, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिए, है ना, किस तरीके से वो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो वाला हमने समझ लिया। लेकिन अब हम समझना है कि रेगुलेशन इनको आखिर कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब रेगुलेटेड होते हैं हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स में ही एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है जो कि मेंटेन कर सकता है और मॉडरेट कर सकता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को, ठीक है। ये हमारे के अंदर एक वरदान की तरह कि हम इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जो कि कहाँ पर होगा, मेडुलर रीजन में होगा, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, जो कि क्या होगा, हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है दिस रेगुलेशन के लिए। प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से देखना हमको कि एक स्पेशलाइज सेंटर है जो कि कहाँ है, मेडुलर रीजन में, जो कि हमारे ब्रेन में होती है मेडुलर रीजन। जब हम ब्रेन का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, कि मेडुलर रीजन है, उस
साइनोसाइडल रीजन पे हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। एक दूसरा सेंटर होता है जो कि पोन रीजन्स पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनियोमेट्रिक सेंटर कहते हैं, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शन को जो मॉडरेट करता है वो हमारा होता है फिनियोमेट्रिक सेंटर। फिर आता है हमारा केमियो सेंसिटिव एरिया। एक केमियो सेंसिटिव एरिया होता है जो कि सिचुएटेड होता है एडजेस्टेंट टू रिदमी सेंटर, यानी इस रिदमी सेंटर के ही पास में होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। किसको लेकर? CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस को लेकर। जैसे ही इन आयंस के अंदर जैसे बढ़ोतरी हो जाएगी, दिस सिस्टम जैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और जो कि इसको जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट करने होंगे वो ये फटाफट से कर देगा। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे किसके साथ एसोसिएट होते हैं? ऑर्ट्रिक आर्क एंड हमारे कैरोटिड आर्टरीज के साथ जो है हमारे एसोसिएट होते हैं, ताकि क्या कर सके? रिकॉग्नाइज कर सके और चेंज कर सकते हैं हमारे CO2 और H+ की कंसनट्रेशन में, और ये हमारे जो है सेंड कर देंगे हमारे सिग्नल कहाँ पर? रिदम सेंटर में सेंड कर देंगे सिग्नल, ताकि जो भी हमारे इसकी जो रेमेडियल एक्शंस हैं वो हमारे जो है ये सेंटर अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगी। ओके, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारे कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे पहला जो है हमारा अस्थमा, जो कि हम सब ने सुना ही है। अस्थमा जो होता है जिसमें होता है ये कि डिफ़िकल्टीज़ इन ब्रीथिंग, यानी कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, कॉजिंग वीजिंग हो जाती है इसे, ड्यू टू इन्फ्लामेशन। इसमें होता है ये कि इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्लाइस जो थी हमारी, उनके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। और इससे PYQ में से भी हमारे पास इन सब में से क्वेश्चन आया PYQ में। फिर नेक्स्ट आती है हमारी इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा जो होती है उसके अंदर क्या होता है? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जो कि एल्वेलाई की जो वॉल थी ना उसको डैमेज कर देता है। उसको डैमेज करने से होगा ये कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो होगा हमारा रेस्पिरेटरी के लिए वो कम पड़ जाएगा, उसका जो सरफेस है वो कम हो जाएगा, और ये जो कि मेजर किससे होता है? हमारा सिगरेट स्मोकिंग से हमारा ये होता है इम्फाइसीमा। फिर नेक्स्ट जो हमारी दी हुई NCERT में वो है हमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनली यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है उनका, जैसे ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर ग्राइंडिंग का काम होता है, स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है ना, तो उनकी जो डस्ट होती है उसकी डस्ट में जो है कुछ स्टोन्स होते हैं, और वो स्टोन्स जो होते हैं हमारे एयर के थ्रू हमारे लंग्स में जाके हमारे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है। तो ये लंग को हमारे डैमेज कर देती है इस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। ओके, तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। बाय एंड टेक केयर।